Hello everyone. So here is the chapter Contribution of Indian Artists in the Struggle for Indian Freedom Movement. यानी इंडियन आर्टिस्ट का क्या रोल रहा इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, पोएट्स थे, थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, सबका ही कुछ ना कुछ रोल रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आर्टिस्ट और ड्राफ्टर्स का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो जो सबसे पहला एफर्ट हुआ था, फर्स्ट कंसोलिडेटेड इंडियन एफर्ट, मींस कंसोलिडेटेड मींस पावरफुल, जो सबसे तगड़ा पहला एफर्ट हुआ था ना, वो हुआ था 1857 एडी में, इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए। क्या हुआ था? इट वाज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज थी, जो रूड पॉलिसीज थी, दैट वर नॉट अलाउइंग इंडियंस फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट सबसे पहला एफर्ट था। प्रोटेस्ट करी थी इंडियन आर्टिस्ट ने। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा स्प्रेड हेट अबाउट इंडियन एंशिएंट नॉलेज रिलेटिंग टू इंडियन ट्रेडिशंस, आर्ट एंड कल्चर। ब्रिटिश का हमेशा से ही ये प्रोपेगेंडा रहा है कि वो इंडियन आर्टवर्क के लिए हेट्रेड फैलाते थे, नफरत फैलाते थे दुनिया भर में। कि इंडियन आर्टवर्क, पहले चैप्टर में भी हमने बताया था कि जो इंडियन आर्टवर्क है ब्रिटिश के अनुसार, वो सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी, इरोटिज्म, एक्साइटिंग इमोशंस, सिर्फ इन्हीं चीजों से भर रखा है और नथिंग, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है उसके बारे में। तो ऐसे हीन भावना वो लोग फैलाते थे, हेट्रेड फैलाते थे। उनका प्रोपेगेंडा शुरू से यही रहा था कि वो फैलाते थे, इतनी नफरत फैलाते थे इंडियन आर्टवर्क के खिलाफ कि उनके ट्रेडिशन में कुछ नहीं है, और वो एंशिएंट नॉलेज और जो ट्रेडिशन थे हमारे, उनको भी फेक कहते थे। तो स्प्रेड अबाउट ब्रिटिश सिविलाइजेशन, नॉलेज एंड लाइफस्टाइल वर बीइंग टोल्ड एक्सेलेंट। और अपने अपने खुद के कल्चर को, ब्रिटिश कल्चर को और ब्रिटिश सिविलाइजेशन को और ब्रिटिश आर्टवर्क को वो एक्सेलेंट बताते थे, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो चलो, तुम्हारा अच्छा भी है, मान लिया, तो कम से कम तुम दूसरे आर्टवर्क को नीचा तो मत दिखाओ। अगर तुम अपने को अच्छा कहना है तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरे के आर्टवर्क को नीचा दिखाओ। तो वो क्या करते थे, अपने आर्टवर्क को तो बड़ा चढ़ाकर बताते थे कि हमारा तो बहुत अच्छा आर्टवर्क है, हमारे में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक आपकी चीजें हैं, कल्चर हमारा अच्छा है, सिविलाइजेशन हमारी अच्छी है। और तुम्हारा इंडियंस का उनको उनके आर्टवर्क को उनको क्रिटिसाइज करना था। अब जो सबसे बड़ी बात थी कि इंडियन के यंगस्टर्स थे, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो इंडियन यंगस्टर्स थे उस टाइम पे, वो बड़ा ही अपने आप को शान की बात मानते थे, ब्रिटिश लोगों के बीच में उठना बैठना, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना। तो एक तो उनकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ब्रिटिश के साथ मिल रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके हर काम में वो अग्री कर रहे थे। तो ये बड़ी दिक्कत थी। But a great number of Indians stand against British rulers and were proud to be of ancient Indian knowledge, culture and arts. पर कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ नेशनलिस्टिक लोग भी थे, जिनको इंडिया के कल्चर, इंडिया के रूलर्स, उन सबसे प्यार था। इंडिया की एंशिएंट नॉलेज, कल्चर, आर्ट, उन सबसे प्यार था। तो वो ब्रिटिश की कोई भी ट्रिक में आने वाले नहीं थे। वो कि ब्रिटिश उनको, मान लो जैसे ब्रिटिश ने अगर कोई लालच भी दी होगी उन इंडियन यंगस्टर्स को, तो अगर कोई इंसान नेशनलिस्टिक है तो वो कभी भी उनकी ट्रिक में नहीं फंसेगा, वो अपने कल्चर से ही प्यार करेगा, क्योंकि उसने उसका वो निश्चय है। ओके। अब क्या हुआ, एक इस्टेब्लिश हुआ, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी। इंडियन आर्टिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करी, किसके अगेंस्ट? ऑब्वियसली ब्रिटिश जो प्रोपेगेंडा चल रहा है क्रिटिसाइज करने का इंडियन आर्ट को, उसके अगेंस्ट एक इनिशिएट करी गई, एक इस्टेब्लिश करी गई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, कैलकाटा में बिठाई गई ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या हुआ, इसमें सभी प्रकार के कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की इसमें डिमांड्स पूरी करी गई। मतलब यहाँ पे आपकी कल्चरल भी चीजें थी, यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल सारी चीजें थी। तो अब यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है हमारा। A retired British officer A.O. Hume, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे A.O. Hume, विद द कॉपरेशन ऑफ सम इंडियंस। वो इंडियंस जो कि इनको सपोर्ट करते थे, वो यंगस्टर्स वाली बात है यहाँ पे, जो इंडियंस इनको सपोर्ट करते थे, उनकी हेल्प से A.O. Hume, एक ब्रिटिशर ने इस्टेब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी, विद द सपोर्ट ऑफ मेनी लाइक माइंडेड इंडियंस ओनली। ओके। और क्या पर्पस क्या था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का? इसका पर्पस ये था, सिर्फ इसका एक लौता पर्पस यही था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अभी बताया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया था ब्रिटिश के प्रोपोगंडा को क्रिटिसाइज, उसके अगेंस्ट बात करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को दबाने के लिए ब्रिटिशर ने, इस A.O. ह्यूम ब्रिटिशर ने इंडियंस की हेल्प से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया।
ताकि वो उस वाले ऑर्गेनाइजेशन को दबा सके जो कि इंडियंस ने उनके खिलाफ बनाया था, है ना। प्रेसिडेंटशिप ऑफ विमिश चंद्र बनर्जी, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसमें किसकी प्रेसिडेंटशिप थी, कौन इसका प्रेसिडेंट था, उमेश चंद्र बनर्जी थे, बॉम्बे में। ओके, दिसंबर 1885 की बात है। ऑर्गेनाइजेशन, पर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इतनी तगड़ी थी, इतने आर्टिस्ट थे और इतने लाइक माइंडेड उसमें एक्सपर्ट्स थे, और जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग के भी, मतलब बूढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग भी होंगे वहां पे। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन स्लोली बट एग्जैक्टली स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द टिरानीज हैपेंड ऑन इंडियंस एंड ब्रिटिश पॉलिसीज अगेंस्ट इंडिया। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना काम करता रहा, भले ही उसकी गति थोड़ी धीमी थी, वो धीरे धीरे अपना करता रहा काम, पर अल्टीमेटली उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, और उसने एक अपनी वॉइस को रेस किया अगेंस्ट द टिरानीज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की जो क्रुएलिटी थी, ब्रिटिश का जो प्रोपेगेंडा था, उसके अगेंस्ट वो लगातार वॉइस अपनी रेस करता रहा, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस ने बनाया था। ओके, अब क्या था, कुछ राइटर्स, नॉवेलिस्ट, पोएट्स, आर्टिस्ट, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए उस टाइम पे, क्योंकि नेशनलिस्टिक की फीलिंग्स का जमाना था, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ रही थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। तो जो राइटर्स थे, नॉवेलिस्ट थे, पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, बड़े से एक्साइटेड हो गए, उन्होंने अपने अपने काम स्टार्ट कर दिए ताकि और ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट करी जा सके नेशनलिज्म की। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंदमार्ग नॉवल की बात की गई है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अवनींद्र नाथ टैगोर थे। अवनींद्र नाथ टैगोर ने दो काम किए सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, ऊपरी हवा के सिद्ध लोग। क्या पेंटिंग बनाई, ऊपरी हवा के सिद्ध लोग। ये भी एक पेट्रियोटिज्म को शो करने वाली पेंटिंग थी। प्लस दूसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाई, भारत माता की पेंटिंग। तो यानी कि भारत माता की पेंटिंग बनाने वाले सबसे पहले आर्टिस्ट थे अवनींद्र नाथ टैगोर। ओके, तो भारत माता की पेंटिंग है तो ऑब्वियसली वो तो नेशनलिस्टिक फीलिंग करेगी ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरी इंडिया की, तो वो नेशनलिज्म क्रिएट करेगी। और इन्होंने ऊपरी हवा के सिद्धलूग नामक भी पेंटिंग बनाई, वो भी एक पेट्रियोटिज्म से जुड़ी हुई एक पेंटिंग थी। ओके, फिर अब बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी को हम वाकिबली जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा वंदे मातरम लिखा था उन्होंने, तो वो भी एक नेशनल सॉन्ग है, ऑब्वियसली नेशनलिज्म। उन्होंने आनंद मठ एक नॉवल लिखा था, दैट इज ऑल्सो अ पेट्रियोटिक नॉवल। आनंद मठ नॉवल लिखा था, यहाँ पे जिक्र भी है उस नॉवल का, आनंद मठ नॉवल प्रूव टू बी अ माइलस्टोन, वो मतलब काफी अच्छा अहम प्रूव हुआ आनंद मठ नॉवल। ओके, नेक्स्ट है द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस नॉवल विच सर्कुलेटेड zeal एंड न्यू कॉन्शियसनेस। एक बड़ी ही zeal, एक एंथुसियाज्म, एक एनकरेजमेंट की लेयर आई, जो कि मतलब नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को उभार रही थी, और इन द माइंड्स ऑफ इंडियन पीपल। ओके, एंड रिवॉल्यूशनरिस्ट टू डिसयूनाइट द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम को झगड़वाने के लिए, उनकी यूनिटी को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। Consequently, not only in Bengal but also throughout India, people reacted rapidly against the British rule. इस रूल को सिर्फ बंगाल में ही नहीं, ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटिश को एक तरह से रिएक्ट मिला लोगों का, सिर्फ बंगाल में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री में लोगों ने बड़ा ही ज्यादा रैपिडली अगेंस्ट रिएक्ट किया ब्रिटिशर्स के। ये ब्रिटिशर ने जो विभाजन किया था बंगाल का दो पार्ट्स में। द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एक्सप्रेस देयर एंगर। अपनी औकात के अनुसार ब्रिटिश ने नहीं, पीपल ने ब्रिटिश के खिलाफ अपने एंगर को जाहिर किया। सम ऑफ द फेमस बंगाली पेंटर्स एंड लवर्स ऑफ आर्ट्स एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन इन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को इस्टेब्लिश किया बंगाली पेंटर्स और लवर्स ने। बंगाली भाषा के जो लवर्स थे, पेंटर्स थे, जिनके खिलाफ ये थोड़ा सा अन्याय हो रहा था कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ब्रिटिश ने, और ये किया क्यों था, हिंदू और मुस्लिम को डिसयूनाइट करने के लिए, है ना। तो इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने 1907 में। द मेन एम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के मेन एम्स क्या थे, सबसे पहला एम था पब्लिश न्यू पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न रिव्यू। इनकी मॉडर्न, एक मॉडर्निटी का इनका सबसे पहला था कि मॉडर्न चीजें आए, पब्लिश न्यू पैटर्न्स, इसमें मतलब नए हमारे पैटर्न्स निकले मॉडर्न रिव्यू के, यानी मॉडर्निटी फैले सबसे ज्यादा। तो ठीक है, फिर पब्लिश प्रवासी मैगजीन की, जो मैगजीन्स हुआ करती थी उनको इन्होंने प्रमोट करवाया खूब अच्छे से, वो भी सब नेशनलिस्टिक फीलिंग के लिए करवा रहे हैं ये लोग। न्यू टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग में ये लोग नई टेक्निक्स लेके आए ताकि और लोग इनके बारे में जाने
और इनके कल्चर को बढ़ावा मिले। ठीक है, द पॉपुलर पेंटिंग्स एंड पिक्चर्स इज डिमांडेड एवरीवेयर वर प्रिंटेड एक्सीलेंटली इन मोर नंबर्स। और इनकी जो पेंटिंग थी वो इतनी क्रिएटिव बनाई इन लोगों ने कि खूब अच्छी मात्रा में लोग, मतलब खूब अच्छी अमाउंट में ये प्रिंट हुई, एक्सीलेंसी, नंबर्स नंबर्स में इनके प्रिंट आउट्स निकले, काफी बिक्री हुई इनकी। ओके, निवेदिता, नंदलाल बोस, असीत कुमार हालदार, लेडी हेरिंगम, इन सबके कॉपरेशन से जो अजंता, एलोरा, बाकी केव्स थी, उनको भी क्या किया गया, प्रिजर्व करके रखा गया। उनको भी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया ब्रिटिश ने। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सहयोग किया, निवेदिता ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हालदार ने। तो इन्होंने काफी, इन्होंने भी, ये भी कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिस्ट आ गया यहाँ पे। इतने सारे आर्टिस्ट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। अवनींद्र नाथ टैगोर अलग कंट्रीब्यूट करे उन्होंने, और अपना वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना अलग कंट्रीब्यूट किया, नॉवल भी लिखा और वो भी वंदे मातरम भी लिखा उन्होंने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने तो भारत माता की पेंटिंग बनाई। एक्सीलेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर वाज एस्टैब्लिश इन वेस्टर्न वर्ल्ड। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, ब्रिटिश के वर्ल्ड में भी इंडियन पेंटिंग्स का एक्सीलेंस छा गया। इंडियन पेंटिंग इतनी ज्यादा एक्सीलेंस शो कर दिया कि ब्रिटिश कल्चर में भी इंडियन की पेंटिंग की छाप छूट गई, इतनी एक्सीलेंसी थी इंडियन की पेंटिंग में। ये बता चुका हूँ, भारत माता ऊपरी हवा के सिद्धलोक बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेट्रियोटिक करने के लिए, बेस्ड बेस्ड ऑन द्विजेंद्र लाल रॉय सॉन्ग। द्विजेंद्र लाल रॉय का कोई गाना होगा, उस पे बेसिस पे बनाई होगी भारत माता और ऊपरी हवा के सिद्धलोक पेट्रियोटिक पेंटिंग। ओके, अब भारत माता के ऊपर हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। भारत माता क्या थी? एक बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग थी। भारत माता तीन तीन बार बनाई गई थी भारत माता। सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई। सेकंड मैं बताता हूँ, सेकंड भारत माता बनाई थी हमारे श्रीपूर्ण घोष ने। श्रीपूर्ण घोष ने सेकंड भारत माता बनाई थी। और उसमें क्या शो किया था उन्होंने? उन्होंने शो किया था एक लस्ट्रस वुमेन, अ ब्यूटीफुल लस्ट्रस वुमेन, बड़ी ही खूबसूरत सी औरत थी वहां पे, वेयरिंग रेड बॉर्डर ब्लू साड़ी। ब्लू साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने रेड बॉर्डर की, लिफ्टिंग अप फ्रॉम ओशन वाटर, और वो समुद्र के पानी से ऊपर उभरती देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। शी हैज गॉट राइपेंड ग्रेन्स ऑफ पैडी। वो एक किसान वाली वो थोड़ी उसको कर रही थी, दर्शा रही थी किसान टाइप के सीन को, हमारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड सीन को वो दर्शा रही थी। शी हैज गॉट राइपेंड ग्रेन्स ऑफ पैडी, जो चावल के राइपेंड ग्रेन्स है उनको, अपने पके हुए ग्रेन्स है उनको अपने हाथ में उन्होंने लिया हुआ था। ऑन हर हेड आइस कवर्ड हिमालयास, हिमालयस की जो बर्फ थी वो उनके सिर के ऊपर कवर्ड थी। सीम्स लाइक अ गोल्ड स्टडेड क्राउन, और वो कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी मानो कोई सोने से जड़ा हुआ मुकुट उन्होंने पहना, वो बर्फ ऐसी लग रही थी। ऑन हर थ्रोट हैज शोन स्विंगिंग नेकलेसेस ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स जो डायमंड, पर्ल्स जो स्टोन होता है उससे स्टडेड उनके पास नेकलेस था। वो भारत माता की ऐसी उन्होंने फिगर बनाई थी। ठीक है, भारत माता की तीसरी पेंटिंग, पहली अवनींद्र नाथ टैगोर, दूसरा हमारे श्रीपूर्ण घोष, तीसरा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने भारत माता की तीसरी पेंटिंग बनाई। और उसने क्या किया? उसने उन्होंने बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि उस टाइम की सोसाइटी को डिपिक्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जो रियलिटी को डिपिक्ट कर रही थी उस टाइम में, जो रियलिटी में जो हो रहा था उस टाइप को डिपिक्ट करवाने वाली उन्होंने पेंटिंग बनाई। क्योंकि अमृता शेरगिल क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक विमेन सपोर्ट, अमृता शेरगिल विमेन सपोर्टर रही थी, विमेन के सपोर्टर रहे थे अमृता शेरगिल। तो उन्होंने कैसी भारत माता बनाई? रियलिटी जैसी। ओल्ड वुमेन थी, एक बुजुर्ग सी औरत उन्होंने भारत माता के फॉर्म में बनाई, जिन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी। स्मॉल बेबी इन हर लैप, उनके गोदी में एक छोटा सा बेबी था। होल्ड अनदर गर्ल चाइल्ड वेयरिंग टैटर्ड साड़ी, और उन्होंने एक और गर्ल चाइल्ड को अपने साथ खड़ी थी उनके, जो जिन्होंने एक फटी पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी। तो ये कंडीशन दिखा रही है वुमेन की उस टाइम पे। और उनका फेस कैसा था? जो वो लेडी, बुजुर्ग लेडी थी जिनको भारत माता के फॉर्म में उन्होंने बनाया था, उनका फेस ऐसा था कि उनके फेस पे डीप मार्क्स थे, सौरों के, एंग्विश के, मतलब जरूर उनके साथ जरूर कोई ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई ऐसी चीज जरूर हुई होगी। एंग्विश, सौरो, मतलब एक जख्मों के और दर्द के जो मार्क्स थे वो उनके फेस पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहे थे। तो एक थोड़ी सी मतलब वीक सी लेडी उन्होंने प्रस्तुत करी थी अमृता शेरगिल ने एज अ भारत माता ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, अब जलियांवाला बाग मैसेक्योर का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है। जलियांवाला बाग कांड सबको पता है, जनरल डायर वाला, गोलियां की बरसात हो गई थी अमृतसर में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मसाकरे जब हुआ था तो बहुत ही ज्यादा मतलब डर का माहौल था। तो उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब सब कुछ सेट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा बंद हो गया, तब क्या हुआ, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने
एक कार्टून बनाया, एक कार्टून बनाया। उस कार्टून का क्या नाम था? पंजाब मैन शांति घोषित। पंजाब मैन शांति घोषित, सी इट इज रिटन, पंजाब मैन शांति घोषित। इसका क्या मतलब था? डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब, कि अब पंजाब में शांति आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट अब खत्म हो चुका है। तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टून बनाया, और एक कार्टून ने क्रिटिसाइज किया इवन ब्रिटिशर्स को। इसने क्या किया? स्ट्रेंथन द इंडियंस हेट्रेड टुवर्ड्स इंग्लिश। ये कार्टून ने क्या किया? ब्रिटिश की तरफ इंडिया की हेट्रेड बढ़ाई, इंडियंस लोगों को नफरत कराया ब्रिटिशर से। इस थीम पे ये कुछ कुछ बेस्ड था ये कार्टून। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने क्या किया? नंदलाल बोस ने बहुत ही, वो ट्रेडिशनलिस्ट आर्ट बनाते थे, वो थोड़ी हिंदू माइथोलॉजिकल से रिलीजियस आर्ट्स बनाते थे। वो तो ये तो काफी अच्छी चीजें हैं यूनाइट करने के लिए किसी भी कंट्री को, अपने रिलीजन से बड़ी जुड़ी हुई चीजें बताना। तो फोक आर्ट, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट, पब्लिक लाइफ, ये सब बनाया करते थे। और इनकी जो पब्लिक लाइफ की एक पेंटिंग थी, उसको हरिपुरा के इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के लिए भी उन्होंने बनाया था। इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स के नाम है सती, डेथ ऑफ सती, गॉड ऑफ फायर, रिस्टोर्ड लाइफ ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग। और इन कुछ पेंटिंग्स ने क्या किया? इंडियन की जो ट्रेडिशनल लाइफ थी उसको वापस रिस्टोर कर लिया, रिलीजियस जो लाइफ थी उसको वापस रिस्टोर कर लिया। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई थी। अभिनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, डीपी रॉय चौधरी, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, ये कौन थे? ये बहुत ही ज्यादा नोन पेंटर्स थे उस टाइम के, जिन्होंने स्प्रेड किया नेशनलिज्म। थैंक यू।